स्वागत दोस्तों, आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले बताएंगे दोस्तों जंतर मंतर पर चलो संसद आंदोलन का मंजर देखने के बाद अब नए रुख में नए तरीके से बदल चुका है आंदोलन। दोस्तों बताएंगे कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे अलग अलग शहरों के अंदर लोग अपने घर से निकलकर कर रहे हैं जोरदार तरीके का समर्थन दोस्तों। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से दिया गया बयान बताएंगे पूरा 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जारी करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी केवल प्रयागराज के अंदर नहीं करेंगे रैली, बल्कि होने वाली है पदयात्रा, यानी एक कदम और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और इसके बाद 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तार किए जाने, हिरासत में लिए जाने को लेकर भी उठ रहे हैं पुलिस पर कई सारे सवाल और सोशल मीडिया पर पुलिस की जमकर बेइज्जती करते हुए उनको उनके गलत काम के लिए जमकर शर्मिंदा किया गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जंतर मंतर पर बीते दिन चलो संसद कार्यक्रम ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए हैं, मोदी शाह से लेकर जेपी नड्डा और बीजेपी के तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आरएसएस के प्रमुख सब कुर्सी खिसकने के डर में बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को 20 जुलाई 2026 को जो माहौल देखने को मिला वो देश के इतिहास में बहुत कम बार देखने को मिलता है दोस्तों। मौका था संसद के अंदर मानसून सत्र का पहला दिन और नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के मामले और उसके बाद बुलाए गए आंदोलन, उसके बाद एक नेता सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने का मामला जोर शोर से आगे बढ़ा। इसके बाद आंदोलन की आहट पहले से ही थी, सुरक्षा के इंतजाम भी बड़े कड़े किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोगों का जंतर मंतर पर हुजूम देखने को मिला और जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक लोहे की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन सबको धाराशाही करते हुए लोग आगे बढ़ गए। सुबह से ही जंतर मंतर पर अलग अलग संगठन नागरिक समूहों के प्रदर्शन के जुटने का दौर शुरू हो गया, जिस कारण से प्रशासन को काफी अलर्ट होकर इस पूरे मामले को जैसे तैसे रोकने की कोशिश करनी पड़ी दोस्तों। लेकिन चलो संसद मार्च लगातार आगे बढ़ता चला गया और भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने का फैसला लिया। इसके बाद धक्का मुक्की के बाद आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से लाठीचार्ज किया गया दोस्तों। हजारों समर्थक जंतर मंतर पर जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन सबके ऊपर लाठीचार्ज किया गया दोस्तों और स्थिति काफी खराब हो गई। आंदोलन के प्रमुख नेता सोनम वांगचुक ने भी ऐलान कर दिया कि 23 दिनों से उनका अनशन जारी है और आगे भी अनशन जारी रहेगा। और उनकी पत्नी के द्वारा जो बयान दिया गया था उसे एकदम खंडन करते हुए उन्होंने अनशन को जारी रखने का ऐलान कर दिया दोस्तों। इसके बाद और ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिला और सवाल उठ रहा था कि नेता विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बोलेंगे दोस्तों। तो नेता विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर एक बड़ा सा वीडियो जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री है, इतने युवा विरोधी प्रधानमंत्री है कि नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा छात्र इससे सीधा पीड़ित हुए हैं और सजा एक दोषी को नहीं मिली है। सजा किसे मिली है? मेहनती युवाओं को सजा मिली है। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में इनको लाठी डंडे मिले और हिरासत में लिया गया। लीक करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्रों को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है बल्कि उसे पीट रही है, उनके ऊपर टूट पड़ी है। राहुल गांधी का ये बयान पूरा 1 मिनट 20 सेकंड का। तो दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी की ओर से एक और पोस्ट किया जाता है जिसमें नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है। भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने के आदेशों का आंखें बंद करके पालन करने वाला हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान रखे कि संविधान ही आपका मालिक है, सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है, जवाबदेही जरूर तय होती है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी ये सब चीजें मायने रखती है और इसीलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से हमला किया गया दोस्तों और प्रताड़ित किया गया, राहुल गांधी उन प्रशासन के लोगों को बता रहे कि संविधान उनका मालिक है, कोई नेता कोई सरकार उनकी मालिक नहीं है, क्योंकि नेता और सरकार बदल दिए करते हैं, बदल जाए करते हैं। साथ साथ यह आंदोलन लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। ऐसे में चलो संसद आंदोलन के बाद अब देश के अंदर युवाओं के बीच में जो गुस्सा है वो सबके सामने प्रकट हो चुका है दोस्तों। और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज के दौरे को लेकर एक नए तरीके का बदलाव कर रहे हैं दोस्तों। 1 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज के अंदर मौजूद रहेंगे। ऐसे में प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी के संभावित छात्रों के संवाद कार्यक्रम को लेकर फैसला लिया गया है कि कोई संवाद करने की जगह पदयात्रा निकाला जाएगा, यानी सीधा युवाओं के बीच में जाएंगे और युवाओं से बातचीत करेंगे। हालांकि अभी प्रयागराज के छात्र संवाद को लेकर तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 1 तारीख का डेट माना जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध का एक अटूट और मौलिक जो अधिकार है उसको पूरी तरीके से माना जाना चाहिए। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पैदल यात्रा करना बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ा जा सकता है, एकदम सही फैसला लिया जा रहा है, तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संसद मार्च के दौरान एक तो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने कहा कि ये छात्र नहीं है बल्कि इनकी पहचान सत्यापित करके हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने कहा कि वे झड़प के पीछे के मकसद की जांच कर रहे हैं और बाहरी पहलुओं की भी पड़ताल कर रहे हैं, यानी प्रशासन
प्रशासन के लोगों का दावा है कि इलीगल तरीके से लोग विरोध कर रहे थे और 100 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं वो लोग छात्र नहीं है। ये दावा पुलिस वालों का है दोस्तों, और पुलिस वाले ये कैसे तय करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मामले में कुछ व्यक्तियों को पकड़कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके पूरे समाज के अंदर खौफ फैलाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। ऐसे में पुलिस प्रशासन को पूरे मामले पर सोच समझकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर देश के युवाओं को यह उम्मीद थी कि उनके ऊपर कम से कम लाठी डंडे तो नहीं बरसेंगे, क्योंकि देश में कहने के लिए तो लोकतंत्र है और ऐसा युवाओं को लग रहा था दोस्तों। लेकिन जब बीते दिन चलो दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुए तो जमकर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और ऐसे ऐसे जगह पर मारा गया दोस्तों, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खौफनाक मंजर देखने को मिला। और सोशल मीडिया पर कई तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर प्रशासन के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ और रैपिड एक्शन फोर्स को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर सुबह में जमकर लाठी डंडे बरसाने के बाद रैपिड एक्शन फोर्स के लोग जब वापस लौट रहे थे तब प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को लेकर तालियां बजाते हुए शर्मिंदगी महसूस करवाई और बोलने लगे कि आप लोगों ने आज जो सुबह किया है बहुत अच्छा किया है, आप लोगों ने युवाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए हैं, बहुत अच्छा काम करके आप अपने घर जा रहे हो आप लोग। और इसके बाद तालियां बजा बजा कर अभिवादन किया गया है, एक तरीके से दोस्तों तंज कसा गया है, क्योंकि सबको पता है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है या दिल्ली पुलिस में बचे हैं वो सबके सब युवा वही है जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है। तो ऐसे में वे सारे ऐसे युवा हैं जो बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं दोस्तों और युवाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसी बात का जिक्र करते हुए कोशिश किया जा रहा है, उनसे बात किया जाए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स हो या पुलिस वाले हो, उनको जिस तरीके से शर्मिंदगी महसूस करवाई जा रही है एकदम सही तरीका है, ये गांधीवादी तरीका है किसी व्यक्ति को उसके गलत कर्मों के बारे में बताना। और संजय राउत ने यही कहा कि मोदी शाह के लड़ाकू स्वागत नहीं करोगे, यानी जब जनता सामने से आकर बोल रही है और एहसास करवा रही है कि इन्होंने कितना गलत किया है तो उसके बाद इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर बीते दिन प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा दोस्तों वो थी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव दोस्तों, जो बच्चों के साथ में आंदोलन में शामिल हुई और खासकर जो बच्चियां थी, जो युवा बच्चियां थी उनके पास मौजूद थी और उनके साथ हो रहे अत्याचार को लेकर डिंपल यादव खुद ही पुलिस प्रशासन के लोगों से भिड़ जा रही थी दोस्तों। ऐसे में डिंपल यादव के कई सारे वीडियो सामने आए जहां पर चोट लगे बच्चों के साथ में वो बैठी हुई दिखाई दे रही थी दोस्तों, उनको सांत्वना दे रही थी और पूरी तरीके से प्रशासन के लोगों के खिलाफ निशाना साध रही थी। इसके बाद रवीश कुमार के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी जाती है। रवीश कहते हैं कि मैंने भी डिंपल यादव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। डिंपल जो बात कह रही है किसी का भी सब्र जवाब दे सकता है, मगर वे आपे से बाहर नहीं है, अपनी बात मजबूती के साथ रख रही है। एक युवा लड़की जिस भरोसे के साथ महिला सांसद से शिकायत करती है, महिला सांसद उस पर भरोसा बनाए रखती है। तो ऐसे में दोस्तों डिंपल यादव से इस तरीके के मिल रहे समर्थन को लेकर छात्रों के अंदर भी जोरदार तरीके का उत्साह देखने को मिला। अगर आप भी मानते हैं कि कम उम्र के बच्चे जो प्रदर्शन करने के लिए आए थे, चाहे नीट के मामले को लेकर, सीबीएसई के मामले को लेकर, उन सबको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कई लोगों का चेहरा सबके सामने उजागर हुआ है दोस्तों। ऐसे में दिल्ली प्रशासन के द्वारा यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा जो तैयारी की गई थी उस पर भी कई सवाल खड़े हुए। बच्चों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर अब जो एक तस्वीर सामने आई दोस्तों और वीडियो सामने आया, इसमें देखा गया कि हाथ में पुलिस वाले लाठी डंडे लेकर लोग बैठे हुए हैं, यानी सादी वर्दी में, यानी बिना पुलिस के कपड़े के, हाथ में पुलिस का डंडा लेकर खड़े हुए हैं। और जब मार्च संसद भवन की तरफ निकला तो बीच में ही रास्ते के अंदर सबके ऊपर लाठीचार्ज किया गया दोस्तों, लाठी मारे गए। और रवीश कुमार ने भी इस मामले को लेकर कहा कि ये कौन लोग हैं, इनकी क्या पहचान है, पुलिस की किस शाखा के ये लोग हैं जो लाठी लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस कवर करने वाले पत्रकारों को तो ये बात पता होगा, बस उनके संपादक छापने की हिम्मत कर पाए, ये एक बड़ा सवाल है। और उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस पर जवाब देगी। बात एकदम सही है दोस्तों, जब दिल्ली पुलिस के लोग वर्दी में कुछ खड़े हैं तो ये कुछ जो अलग से आकर बैठे हुए हैं और हाथ में इन्होंने डंडा लिया हुआ है। दिल्ली पुलिस का पूरे सेटअप में तैयार है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ड्रेस नहीं पहनी। तो ऐसा क्यों किया गया, क्या जानबूझकर किया गया ताकि हाथापाई के नाम पर और आपस में लड़ाई के नाम पर कई सारे प्रदर्शनकारियों को पीटा जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों गंभीर मामले सामने आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि चारों तरफ कैमरा है, दिल्ली प्रशासन के द्वारा भी लिए जाएंगे जो भी फैसले, वो फैसला भी कहीं ना कहीं मीडिया में कवर होगा और कहीं ना कहीं ये जो मामला था ये बहुत बड़ा है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और उसके बाद मेरी तारीफ होने लगेगी और मैं राहुल गांधी पर तंज कस दूंगा। जब छात्र संसद की ओर रुख कर रहे थे दोस्तों, संसद चलो नाम का कार्यक्रम कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तब संसद भवन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दोस्तों। और संसद सत्र के शुरू होने से पहले अमूमन प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं दोस्तों, और उम्मीद की जाती है कि देश के मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी विक्रम 1 पर बोल रहे थे दोस्तों। इसके बाद वो तंज कसते हुए कहते हैं कि 28 साल के युवाओं ने यह कारनामा करके दिखाया है, जब प्राइवेट सेक्टर के एक रॉकेट को आसमान में भेजा गया है, अंतरिक्ष में भेजा गया है,
तो नरेंद्र मोदी आगे बोलते हुए कहते हैं कि 28 साल के युवाओं ने भेजा है, 56 साल के युवाओं ने नहीं भेजा। यानी राहुल गांधी पर तंज कस रहे थे नरेंद्र मोदी। दोस्तों उनको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, जबकि लोग सुनना चाहते थे कि ये जो छात्रों का अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जिसमें छात्र मांग कर रहे हैं कि भाजपा सरकार पहले अपने मंत्री का इस्तीफा दिलवाए, उसके बाद बीजेपी सरकार शिक्षा पर बात करे। तो ऐसे में कमेंट बॉक्स में जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी ये जो लग रहा है उनको कि वो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। तो आम जनता बोलती है कि डिस्कस अबाउट एजुकेशन फेलियर, यानी जो देश में शिक्षा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है उस पर बात करो। दूसरा कहता है कि एक बार जंतर मंतर भी देख ले जाके। एक और व्यक्ति कहता है कि राष्ट्र इस बात पर नहीं निर्भर करता कि धर्म और राजनीति क्या है, राष्ट्र का निर्माण हमेशा न्याय के आधार पर होना चाहिए और छात्रों की आवाज को सुनना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। सोनम वांगचुक जैसी आवाजों को सुनना चाहिए। इसके बाद एक और व्यक्ति ने कहा कि आज देख लिया कि जंतर मंतर पर अब 2029 में वोट किसको देने वाले हैं लोग। एक व्यक्ति कहता है कि सोचिए कि कितना मुश्किल है भाजपा वालों के लिए जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया खरीद लेते हैं, उसके बावजूद इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो दोस्तों कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है निशाना साधने का। यानी मोदी को लग रहा होगा कि वो युवाओं पर या राहुल गांधी पर किसी तरीके से तंज कस के लोगों को खुश कर लेंगे। लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स अपना जाकर पढ़ेंगे वीडियो का तो उनको समझ में आ जाएगा कि आम जनता का क्या रिप्लाई है। अगर आप भी मानते हैं कि इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी के 2 लोग पहुंचे थे। दोस्तों ऐसे में आशुतोष रंका ने एक बड़ी बात बताई, कहा कि 10 मिनट तक मुलाकात हुई बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और इस दौरान 3 बड़े मुद्दे रखे गए और कहा गया कि तीनों मुद्दे पर कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज, कहीं भी कोई समझौता नहीं होगा। यानी सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तीसरा नीट के पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की बात। तो ये 3 मामले हैं जिसे लेकर सब मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। और बीजेपी के लोगों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया गया है। हालांकि भाजपा सरकार के द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया और जेपी नड्डा ने कहा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और अभी तक कोई जवाब वहां से नहीं आया है। तो आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश दो देश के अंदर एक बॉर्डर इलाका है दोस्तों और यहाँ पर भी पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र मैदान में कूदे और जोरदार तरीके का प्रदर्शन यहाँ भी हुआ है। अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है दोस्तों जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ऊपर करोड़ों रुपए के गलत टेंडर देने का आरोप लगा था। यानी परिवार के लोगों के बीच में टेंडर बांटने के आरोप लगे थे और पेमा खांडू पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने के लिए बोला था दोस्तों, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी तक इस्तीफा तक भी नहीं हुआ। तो आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। और यहाँ से भी अरुणाचल प्रदेश से भी आवाज सीजेपी या यूं कहिए कि युवाओं के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर था दोस्तों। ऐसे में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन सोनम वांगचुक की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है दोस्तों। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मेरा जो अनशन है वो लगातार जारी रहेगा और 23 दिन अनशन के हो चुके हैं, 24वां दिन आज से शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बर्बरता की गई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे युवाओं के ऊपर, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने अनशन को लगातार जारी रखूंगा और जब तक मेरी जान नहीं चली जाती मैं ये अनशन करता रहूंगा। और इसके बाद वो आगे कहते हैं कि ये तब तक जारी रहेगा जब हमारे युवा नेताओं को पार्लियामेंट के अंदर सांसदों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा और मुझे भी देश के सांसदों से मुलाकात करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर अस्पताल के अंदर सोनम वांगचुक चाहते हैं कि उनसे कई सारे राजनीतिक दल के लोग जो संसद का हिस्सा हैं वे लोग मुलाकात करें और इसके बाद शिक्षा के मामले को लेकर जोर शोर से कौन कौन आगे बढ़ रहा है ये देखने वाली बात होगी। और एक तरीके से दोस्तों दबाव बनाने के लिए कि संसद के अंदर शिक्षा को लेकर चर्चा हो और ये मांग की गई है। अब देखते हैं सोनम वांगचुक को क्या जो छोटी सी मांग है वो पूरा करके बीजेपी के लोग अपने साथ में ला सकते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक जो मांग उठा रहे थे उसमें पहले बस केवल इस्तीफे पर अटके हुए थे, लेकिन अब दूसरे तरीके से भी बातचीत की जा रही है। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आज 21 जुलाई है और पश्चिम बंगाल के अंदर 21 जुलाई की तारीख का काफी ज्यादा बड़ा योगदान रहता है दोस्तों। और 21 जुलाई यानी शहीद दिवस के तौर पर आज ममता बनर्जी पार्टी का कार्यक्रम करने जा रही है। ऐसे में शहीद दिवस के मौके पर ममता बनर्जी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि शहीद दिवस जो अच्छे से मना पाएगा उसी के साथ में पार्टी मानी जाएगी। और ममता बनर्जी के पास अभी ना तो एमएलए है ना ही सांसद है, लेकिन अगर ममता बनर्जी शहीदी दिवस के मौके पर रैली करती हुई नजर आएंगी दोस्तों और प्रचंड भीड़ आएगी, तो इससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने दम पर पार्टी खड़ा करने की स्थिति में है। और इसके बाद जितने भी बागी होकर लोग भागे हैं दोस्तों उन सबको पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी के नाम पर कितनी बड़ी ताकत में लोगों को जुटाया जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि शहीद दिवस के मौके पर आज शक्ति प्रदर्शन बंगाल की राजनीति को आगे आने वाले दिनों को लेकर एक नई दिशा देने वाला है, तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सिनेमा के नायक नसीर जनता के बीच में पहुंच गए। यानी भारत के प्रतिष्ठित एक्टर नसीरुद्दीन शाह मौजूद रहे दोस्तों। नसीरुद्दीन शाह की तस्वीर देखी जा रही है, बल्कि एक वीडियो क्लिप भी जारी किया गया जिसमें वो अलग
से पोल के बगल में खड़े हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि नसीरुद्दीन शाह आए हुए हैं। एक तरीके से दोस्तों आंदोलन को समर्थन करने के लिए और देश बचाने के लिए कई लोग मैदान में कूद रहे हैं और बॉलीवुड से भी कई सारे लोग आने शुरू हो गए। तो इससे लग रहा है कि धीरे धीरे करके लोगों में हिम्मत बढ़ती जा रही है और इससे आने वाले दिनों के अंदर क्या दृष्टि होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, उस ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर डिंपल यादव देश के युवा बेटियों के साथ में जंतर मंतर और अलग अलग स्थानों पर उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी के नेता डिंपल यादव को लेकर विवादित बयान दे रहा है। दोस्तों आगरा में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। दोस्तों एक और महानगर इकाई ने छात्रों पर दमन और जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई विरोध 22 जुलाई को संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ नारा देते हुए जन आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर पर की गई विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को 2 दिन में माफी न मांगने पर घर घेरने की चेतावनी दी है। दोस्तों महानगर के अध्यक्ष शबीर अब्बास ने सोमवार को बताया कि रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज अलोकतांत्रिक है और इसके विरोध में 22 जुलाई को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बिजली घर से कलेक्ट्रेट तक कार्यकर्ता छात्र और नागरिक मार्च निकालेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की आवाज को लाठी और बुलडोजर के दम पर दबाने के किसी भी तरीके के प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। ये भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। इसमें आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली पुलिस बता सकती है कि उन्होंने इस तरीके की बर्बरता क्यों की है। अभिसार शर्मा समेत कई और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बीच में संगठन ने दिल्ली पुलिस पर उनके जवानों पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो के ऊपर हमला करने और उन्हें बाल से घसीटने का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एग्मो पर हमला किया है। पुलिस प्रशासन ने पुलिस के जवानों ने गीतांजलि के बाल खींचे और उनके ऊपर मारपीट की गई और 12 वर्षीय एक लड़की के सिर पर चोट लगी है। तो ऐसे में महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न हुआ है और जो बचियां हैं उनके साथ भी उत्पीड़न हुआ है। दोस्तों यानी जिस तरीके के प्रशासन ने बल का दुरुपयोग किया और जिस तरीके से लाठीचार्ज अंधाधुन की गई, कहीं ना कहीं इसे आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और इसीलिए इसमें महिला बड़ी संख्या में शामिल है। तो कह सकते हैं कि महिलाओं को भी बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से बर्ताव किया है, तो इससे पता चल रहा है कि महिला विरोधी सोच है भारतीय जनता पार्टी की और उसके बाद दावा करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सारी ढकोसलेबाजी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन लेकर आने वाले थे, केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की आड़ में कुछ भी दावा कर रहे थे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से समझ में आ गया होगा कि बीजेपी सरकार महिलाओं का कितना सम्मान करती है और कितना नहीं करती, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन सोमवार को था। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 के नाम ये पूरा दिन रहा। दोस्तों सरकार ने सदन में विधेयक को पेश करने की कोशिश की तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अनुपूरक कार्य सूची में चोरी छिपे इसे जोड़ा गया, यानी जो पहले से ही बता दिया जाता है कि ये काम करेंगे संसद के सत्र के दौरान, वहां पर चोरी छुपे से ये नाम जोड़ दिया गया है, जो पता था कि ऐसा ही करेंगे। ऐसे में दोस्तों विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश होने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो हंगामा हुआ, आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अभिषेक बनर्जी भी रैली स्थल पर पहुंचे हैं। दोस्तों शहीद दिवस के मौके को लेकर जो तैयारियां चल रही है, उस तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं और उन्होंने पूरे प्रिपरेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। दोस्तों और कार्यकर्ताओं से इस पूरे प्रिपरेशन को, इस तैयारी को और जोर शोर से आगे बढ़ाने और भारी संख्या में लोगों को जुटाने की अपील की गई है। तो मामला भी इतनी जल्दी ठहरता हुआ दिखाई देता नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो कुछ नेता है जो मंच पर दिखाई देते हैं दोस्तों, लेकिन जब बात संघर्ष की आती है तो वो कन्नी काट कर भाग जाते हैं। अभिजीत दीपके के साथ रहने वाले व्यक्ति विजय दहिया को लेकर भी यही बड़ी अपडेट है। दोस्तों विजय दहिया मेट्रो में घूमता हुआ नजर आया जब प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। तो इसका मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर जो कुछ लोग हैं, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी पर आम जनता का भरोसा रहा नहीं है। दोस्तों ये लोग कहीं ना कहीं अपने तरीके से मामले को देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब बात लाठी डंडे चलने की आती है और लाठी डंडा झेलने की आती है तो फिर ये नजर नहीं आते, यानी पूरी तरीके से आम जनता को आगे करके पीछे हट जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अगर संघर्ष करना किसी सीखना है और लीडरशिप किसको बोलते हैं, तो इंडियन यूथ कांग्रेस से इन सारे लोगों को सीखना चाहिए, जिनके नेता लाठी डंडे चलने के मौके पर सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं और अपने ऊपर लाठी डंडे खाते हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। तो ये अंतर है दोनों के अंदर, कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई छात्र संगठन में। दोस्तों साथ ही साथ
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी पर निशाना साध के कूल बनने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया कहता है कि 56 नहीं 28 वर्ष के असली युवा अंतरिक्ष तक भारत का परचम लहरा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात जो नरेंद्र मोदी ने बोला उसको रिपीट करके कूल बनने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों इस पर जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होता कि आपके जो स्वर्गीय पिता थे और जो आपके छोटे बच्चे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे कि आप एक ट्रोल की भाषा बोलने लगे हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए भाजपा के किसी आईटी सेल किसी ट्रोल की तरह बर्ताव करना पड़ता है दोस्तों। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक सिंसियर नेता माने जाते थे एक टाइम में, आकर भारतीय जनता पार्टी में एकदम छुपे छुपे से चल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बनाना, पार्टी में जगह बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी खतरनाक बयान देना पड़ेगा, ट्रोल की भावना दिखानी पड़ेगी और इसीलिए सबसे बड़े ट्रोल बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों 2 शब्द इस पर आप लोग लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी विभाग में महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त होने पर पूर्व विधायक श्रीमती सुचिता आर्य को बधाई दी है। सचिन पायलट ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कुशल नेतृत्व देंगी और अनुभव से, यानी अपने कुशल नेतृत्व और अनुभव से ओबीसी महिला वर्ग के जुड़े मामले को जोर शोर से उठाएंगी और कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में संगठन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी। कार्यकारिणी में नव नियुक्त सदस्यों को भी बधाई देता हूं। आप सभी को सफल कार्यकाल के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, जहां पर कई सारे लोग खुलकर सामने आए हैं इस आंदोलन के समर्थन में, जिसमें शेखर सुमन जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था वो भी समर्थन में आकर खड़े हो गए। ऐसे ही काफिला बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।